नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगी। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट नंबर 23। अगर आपने इसके अब तक बाकी के सेट नहीं देखे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। इस सेट में मैं जो क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, वो बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी एक ऑफिस असिस्टेंट बैंक में क्या काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में आपसे काफ़ी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, अगर आप पैनल के सामने इन आंसर को देंगे, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, वॉक मी थ्रू द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एंड द केवाईसी स्टेप्स यू फॉलो। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जब कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करवाने आता है, तो सबसे पहले मैं उन्हें ग्रीट करता हूं और समझता हूं कि उन्हें किस टाइप का अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की प्रोसेस फॉलो करता हूं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड को रोकना होता है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अंदर मैं 4 स्टेप फॉलो करता हूं। पहला, कस्टमर एक्सेप्टेंस, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि अकाउंट किसी फेक या फिशिशियस नाम से ओपन ना हो। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मैं कस्टमर से एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पैन कार्ड कलेक्ट करता हूँ। तीसरा है रिस्क कैटेगराइजेशन, जिसमें कस्टमर को लो, मीडियम या हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। और चौथा है ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, जिसमें अकाउंट की ट्रांजैक्शन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है।
आजकल हम वीसीआईपी यानी लाइव वीडियो बेस्ड प्रोसेस भी यूज़ करते हैं, जिससे पेपरलेस ऑनबोर्डिंग पॉसिबल हो जाती है। हर कस्टमर को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के थ्रू एक केवाईसी आइडेंटिफायर भी जनरेट होता है, जिससे फ्यूचर में केवाईसी रिकॉर्ड को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। अगर कस्टमर कोई कंपनी या ट्रस्ट हो, तो मैं उसका बेनिफिशियल ओनर भी वेरीफाई करता हूँ। इस तरह पूरी केवाईसी प्रोसेस फॉलो करके हम बैंक को सेफ, कंप्लायंट और ट्रस्टवर्दी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर वर्किंग एट द काउंटर एंड अ चेक कम्स फॉर क्लियरिंग दैट हैज सम डिस्पेरेंसी इन इट, हाउ विल यू हैंडल सच अ चेक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं काम में रहूँगा और चेक को ध्यान से चेक करूँगा। डिस्पेरेंसी कई तरीके की हो सकती है, जैसे अमाउंट वर्ड्स और फिगर में मैच ना कर रहा हो, सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर से डिफरेंट लग रहा हो, डेट गलत या मिसिंग हो या चेक पर कोई ऑल्ट्रेशन हो। रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन वाले चेक को सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए मैं ऐसे चेक को बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के जल्दी में पास नहीं करूँगा। मैं चेक की हर डिटेल को केयरफुली एग्जामाइन करूँगा, सिग्नेचर को हमारे रिकॉर्ड से कंपेयर करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने सीनियर ऑफिसर से गाइडेंस भी लूँगा। अगर डिस्पेरेंसी जेन्युइन है और उसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो मैं चेक को करेक्ट रीज़न कोड के साथ रिटर्न करूँगा और कस्टमर को पोलाइटली इन्फॉर्म करूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा कस्टमर और बैंक दोनों को किसी भी फ्रॉड या फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ कस्टमर वॉक्स इनटू योर ब्रांच एंड से देयर मनी गॉट डेबिटेड बट द ट्रांजैक्शन फेल्ड, व्हाट इज द प्रोसेस यू विल फॉलो? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं काम रहूँगा, कस्टमर की बात पेशेंटली सुनूंगा और उन्हें रीअश्योर करूँगा कि उनका पैसा सेफ है। फिर मैं ट्रांजैक्शन की डिटेल जैसे डेट, अमाउंट और रेफरेंस नंबर नोट करूँगा और बैंक के ग्रीवियंस सिस्टम में एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर करूँगा। कई फेल्ड ट्रांजैक्शन आरबीआई के फिक्स टर्न अराउंड टाइम के अंदर सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाते हैं। अगर उस फिक्स टाइम के बाद भी रिवर्सल नहीं होता, तो आरबीआई के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बैंक को कस्टमर से मांगे बिना ही कंपनसेशन देना होता है। अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो मैं कस्टमर को बैंक के ग्रीवेंस चैनल के थ्रू कंप्लेंट एसलगेट करने में गाइड करूंगा और ज़रूरत पड़े तो उन्हें आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन तक जाने के बारे में भी बताऊंगा, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा इशू को जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन करना और कस्टमर का ट्रस्ट मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ कस्टमर वॉक्स इनटू योर ब्रांच एंड से देयर मनी गॉट डेबिटेड बट द ट्रांजैक्शन फेल्ड, व्हाट इज द प्रोसेस यू विल फॉलो? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं काम रहूँगा, कस्टमर की बात पेशेंटली सुनूंगा और उन्हें रीअश्योर करूँगा कि उनका पैसा सेफ है। फिर मैं ट्रांजैक्शन की डिटेल जैसे डेट, अमाउंट और रेफरेंस नंबर नोट करूँगा और बैंक के ग्रीवियंस सिस्टम में एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर करूँगा। कई फेल्ड ट्रांजैक्शन आरबीआई के फिक्स टर्न अराउंड टाइम के अंदर सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाते हैं। अगर उस फिक्स टाइम के बाद भी रिवर्सल नहीं होता, तो आरबीआई के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बैंक को कस्टमर से मांगे बिना ही कंपनसेशन देना होता है। अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो वह कस्टमर को बैंक के ग्रीवेंस चैनल के थ्रू कंप्लेंट एसलगेट करने में गाइड करूंगा और ज़रूरत पड़े तो उन्हें आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन तक जाने के बारे में भी बताऊंगा, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा इशू को जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन करना और कस्टमर का ट्रस्ट मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग इन अ ब्रांच राइट नाउ, टेल अस हाउ डज योर ब्रांच हैंडल कैश मैनेजमेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कैश रिटेंशन लिमिट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है ब्रांच में कैश की सही क्वांटिटी मेंटेन करना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर ब्रांच में बहुत ज़्यादा कैश रखा जाए, तो उस पर कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता और थेफ्ट का रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर कैश बहुत कम हो, तो कस्टमर को विड्रॉल में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं। कैश रिटेंशन लिमिट का मतलब है ब्रांच के स्ट्रॉन्ग रूम या सेफ रूम में ओवरनाइट मैक्सिमम कितना कैश रखने की परमिशन है। ये लिमिट हायर मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ब्रांच की डेली कैश रिक्वायरमेंट, बिजनेस साइज, लोकेशन और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा। ये इंश्योरेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ इसी लिमिट तक के कैश को कवर करता है। अगर ब्रांच का कैश इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट को करेंसी चेस्ट या लिंक ब्रांच में रेमिट कर दिया जाता है। हर दिन क्लोजिंग के टाइम हेड कैशियर और एक ऑफिसर मिलकर क्लोजिंग कैश बैलेंस वेरीफाई करते हैं। इस तरह कैश सेफ रहता है, इंश्योरेंस लिमिट के अंदर रहता है और प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन ऑपरेशन स्टैंड पॉइंट, हाउ डू यू एक्चुअली प्रोसेस एन नेफ्ट एंड आरटीजीएस एट अ ब्रांच लेवल?
वॉक अस थ्रू द डिफरेंस इन हैंडलिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ब्रांच लेवल पर दोनों के लिए बेसिक पेपर वर्क लगभग सेम होता है। सबसे पहले हम रेमिटर का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफ़र अमाउंट और बेनिफिशियरी का आईएफएस कोड वेरीफाई करते हैं। उसके बाद कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मेन डिफरेंस सेटलमेंट प्रोसेस में होता है। नेफ्ट डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस पर काम करता है। इसमें ट्रांजैक्शन को पूल किया जाता है और हाफ आवरली बैच पर सेटल किया जाता है। इसलिए बेनिफिशियरी को जनरली बैच के बाद लगभग 2 घंटे के अंदर क्रेडिट मिल जाता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और रियल टाइम में प्रोसेस होता है। इसमें ट्रांजैक्शन की नेटिंग नहीं होती, बल्कि हर ट्रांजैक्शन वन बाई वन सेटल होता है। इसलिए अगर कस्टमर को हाई वैल्यू और अर्जेंट पेमेंट करनी हो तो हम आरटीजीएस सजेस्ट करते हैं, जिसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 लाख रुपीस होता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। और अगर कस्टमर को रेगुलर या कंपैरेटिवली छोटे अमाउंट ट्रांसफ़र करने हो तो नेफ्ट एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती। दोनों सर्विस 24/7 अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ कस्टमर कम्स टू योर ब्रांच एंड वांट टू स्टॉप पेमेंट ऑन अ चेक दे हैव इशूड। हाउ वुड यू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं कस्टमर को पोलाइटली ग्रीट करूंगा और उनसे स्टॉप पेमेंट की वजह समझूंगा, जैसे चेक खो गया हो, गलत अमाउंट लिख गया हो या पेई के साथ कोई डिस्प्यूट हो। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ड्रॉअर बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर चेक का पेमेंट न किया जाए। उसके बाद मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि चेक अभी तक अनपेड है या नहीं, क्योंकि स्टॉप पेमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब चेक प्रेजेंट और क्लियर होने से पहले इंस्ट्रक्शन मिल जाए। फिर मैं ड्रॉअर से एक रिटर्न और साइन रिक्वेस्ट लूँगा, जिसमें चेक नंबर, डेट, अमाउंट और पेई का नाम क्लियरली मेंशन होगा। उसके बाद मैं अकाउंट और सिग्नेचर वेरीफाई करूँगा। सिस्टम में स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्टर करूँगा, एप्लीकेबल चार्जेस कलेक्ट करूँगा और कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट दे दूँगा। साथ ही मैं कस्टमर को एडवाइस भी करूँगा कि इस रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड सेफली मेंटेन करें। इस पूरी प्रोसेस में मेरी प्रायोरिटी एक्यूरेसी और कस्टमर का ट्रस्ट मेंटेन करना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग ऑफिसर हाउ वुड यू हैंडल द रीएक्टिवेशन ऑफ ए डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अकाउंट को इनऑपरेटिव तब माना जाता है जब उसमें 2 साल तक कस्टमर की तरफ से कोई कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन नहीं होता। मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं काम रहूं और कस्टमर के साथ पोलाइटली बात करूं, क्योंकि ऐसे बहुत से कस्टमर आम लोग होते हैं जो सिर्फ अकाउंट यूज़ करना भूल गए होते हैं। मैं उन्हें पूरा प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं कस्टमर से प्रेस केवाईसी कंप्लीट करने के लिए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सबमिट करने के लिए कहूँगा। मैं उन्हें ये भी बताऊँगा अकाउंट रीएक्टिवेशन किसी भी ब्रांच से कराया जा सकता है, सिर्फ होम ब्रांच से ही नहीं। अगर रिक्वायर्ड हो तो वीडियो बेस्ड केवाईसी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कस्टमर को अश्योर करूँगा कि अकाउंट रीएक्टिवेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं अकाउंट को एक्टिवेट करूँगा और शुरुआती ट्रांजैक्शन को केयरफुली मॉनिटर करूँगा, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशूइंग अ डिमांड ड्राफ्ट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे था। सर, डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी पैसे ट्रांसफर करने का एक सेफ तरीका है। इसमें पेमेंट की गारंटी बैंक खुद देता है, इसलिए ये कभी बाउंस नहीं होता। इसे इशू करने के लिए सबसे पहले कस्टमर बैंक ब्रांच में जाता है और डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म लेता है। उस फॉर्म में पेई का नाम, अमाउंट और जिस सिटी में डीडी पेएबल होगा उसकी डिटेल फिल करता है। उसके बाद कस्टमर अमाउंट के साथ छोटा सा बैंक चार्ज पे करता है। ये पेमेंट कैश से या फिर अपने अकाउंट से डेबिट करवा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट टूल ये है कि अगर अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो पेन डिटेल मैंडेटरी है। पेमेंट रिसीव करने के बाद बैंक डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है और कस्टमर को हैंडओवर कर देता है। उसके बाद कस्टमर ये डीडी पेई को दे देता है और पेई इसे अपने बैंक में डिपॉजिट करके अमाउंट रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन ऑफिसर यू मे हैव टू हैंडल अ लॉकर ऑपरेशन और सेटल अ डिसीज्ड कस्टमर अकाउंट। हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ऐसे मैटर में मैं हमेशा काम, केयरफुल और हेल्पफुल अप्रोच फॉलो करूंगा, क्योंकि फैमिली पहले से ही ग्रीफ में होती है। लॉकर के केस में सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ लेने के बाद मैं लॉकर का कंटेंट नॉमिनी या सर्वाइवर को रिलीज करूंगा। साथ ही क्लेमनेंट, दो इंडिपेंडेंट विटनेस और बैंक स्टाफ की प्रेजेंस में प्रॉपर इन्वेंट्री प्रिपेयर करूंगा। अगर डिसीज डिपॉजिट अकाउंट का केस हो
तो वही सिंपल रूट फॉलो करूँगा। जहाँ नॉमिनी या सर्वाइवर अवेलेबल होगा, वहाँ मैं सक्सेशन सर्टिफिकेट या इंडेमनिटी बॉन्ड मांगे बिना अकाउंट को जल्दी सेटल करूँगा। सिर्फ डिस्प्यूट या अनक्लियर केस में ही कोर्ट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी। पूरी प्रोसेस के दौरान मैं आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करूँगा, बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूँगा और फैमिली के साथ पेशेंस और एम्पैथी के साथ डील करूँगा। दोस्तों, आगे के ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप फ्रेम कीजिएगा। आप रेफरेंस ले सकते हैं मेरे आंसर के, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे आपको एक आंसर इंटरव्यू के सामने बोलना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इनका आंसर आप ही दे सकते हैं। जैसे कभी कैश मिसमैच हो जाए एट द एंड ऑफ द डे तो क्या होता है? वैसे तो जो काउंटर पे बैठा होता है उसी को पे करना होता है, बट अगर कोई ऑफिशियल या फॉर्मल प्रोसेस हो तो आप वो बता सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट योर ब्रांच ड्यूरिंग डे बिगिनिंग एंड डे एंड। ये हर ब्रांच का अपना अपना प्रोसीजर है। आप जिस ब्रांच में हो उसके बारे में आप बता सकती हैं। और लास्ट, आपको कौन कौन से रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं ब्रांच में, ये भी आप आंसर आप पैनल को बता सकते हैं अगर वो आपसे इन क्वेश्चन के बारे में पूछता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज में कौन कौन से पार्ट्स में कवर करूंगा। दोस्तों, इस मास्टर सीरीज के पार्ट्स मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। ये लेयर 1 है, इसमें 20 सेट्स हैं। हर सेट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये आपसे पूछे ही जाएंगे आपके इंटरव्यू में। हर सेट के टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इनको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, लेयर बी में टोटल 8 सेट हैं। ये सेट्स उनके लिए डिजाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 सेट हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल हैं। आप सेट के टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और दोस्तों, लेयर सी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी स्ट्रीम ये है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, लेयर सी में मैंने 7 स्ट्रीम आइडेंटिफाई की हैं। इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। उस स्ट्रीम से इंटरव्यू पैनल के द्वारा वो क्वेश्चन इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर सेट को केयरफुली डिजाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से ऐड किए जा सकते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको पता है, अब तक ऐसी सीरीज़ आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप बैंकिंग, रेगुलेटरी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस मास्टर सीरीज़ भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है, ये जो सीरीज़ है ये कॉमन है आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर और जो बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, उनके लिए ये मैंने एक कॉमन सीरीज़ बनाई है। दोस्तों, जब भी कोई इन रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। उसमें मैं उसके करंट अपडेट्स कवर करूँगा, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या कोई बैंक है तो वो क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और उस टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में होगा और जो करंट अफेयर्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में कवर करूँगा। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप एक बार चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको ये सीरीज़ अलग से मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी नया नोटिफिकेशन आए तो आपको नई वाली सीरीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ होगी, और ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़, ये आपको दोनों देखनी है, जिससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको हायर कॉन्फिडेंस मिले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। और दोस्तों, एक सक्सेस टिप ये है, आप पीडीएफ के अलावा इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब आप इन वीडियोज़ को सुनोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएँगी। जब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम फ्लुएंटली पैनल के सामने बोल सकते हैं, उससे हमारा एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिले। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।